तो आज हमारा फोकस होगा कुछ बड़ी खबरों पर। देश के सबसे लंबे सी ब्रिज के उद्घाटन पर रहेगी खास नजर। आज से ये पुल आम जनता के लिए खोल दिया गया है। पीएम मोदी ने मुंबई में इस पुल का उद्घाटन किया है और इस पुल की क्या है विशेषताएं, इसका करेंगे पूरा विश्लेषण। इसके साथ ही आज हम अपनी कवर स्टोरी में बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोडक्ट के विरोध की। आखिर कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच क्या है विवाद और इसे कंज्यूमर पर क्या पड़ेगा असर, इसका करेंगे 360 डिग्री एनालिसिस। दिसंबर महीने के लिए खुदरा महंगाई का डाटा सामने आ गया है। दिसंबर में महंगाई दर क्या रही, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ कैसा रहा, इसका भी रहेगा खास विश्लेषण थोड़ी देर में। साथ ही आज बात होगी बाजार में आई शानदार तेजी की, किन सेक्टर्स में रही बहार और कहां से आई तेजी, होगा इसका भी विश्लेषण। और अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक रही सुर्खियों में। आज मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर नासिक में नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन किया। 16 जनवरी तक होने वाले इस फेस्टिवल में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पहले प्रधानमंत्री ने नासिक में 1.5 किलोमीटर का रोड शो किया। इसके बाद वो कालाराम मंदिर और गोदावरी तट पर भी गए। मोदी के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी थे। पीएम मोदी ने कालाराम मंदिर के प्रांगण में सफाई की, पोछा लगाया। मोदी ने यूथ फेस्टिवल में कहा कि युवा प्राण प्रतिष्ठा के दिन श्रमदान करें। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित नए कानून पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए वो सहमत हो गई और केंद्र को नोटिस जारी किया है। नए कानून में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल से सीजेआई को बाहर रखा गया है। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से नए कानून पर रोक लगाने की मांग की थी। विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन की बैठक कल होने वाली है। इस बैठक में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, नीतीश कुमार समेत 14 पार्टियों के नेता हिस्सा लेंगे। सुबह 11:30 बजे होने वाली इस वर्चुअल मीटिंग में सभी नेता आगे की योजना तैयार करेंगे। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें सीट बंटवारे पर चर्चा के साथ ही नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाने पर भी सहमति बन सकती है। हालांकि अभी बैठक के एजेंडे का खुलासा नहीं किया गया है। यूपी में समाजवादी पार्टी की ओर से 3 नेता कांग्रेसी गठबंधन समिति से सीटों पर फाइनल बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी का पैनल बातचीत फाइनल करेगा। पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव, राज्यसभा सांसद जावेद अली, विधायक लालजी वर्मा, संग्राम सिंह यादव और पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह पैनल में शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस और विधायक तापस रॉय के घर पर आज ईडी ने छापेमारी की। नगर पालिका भर्ती घोटाले को लेकर कोलकाता में टीएमसी के दोनों नेताओं के घर ईडी ने तलाशी शुरू की, जो दोपहर तक चली। इस दौरान कड़ी सुरक्षा देखने को भी मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने कोलकाता के बाहर भी इन नेताओं के ठिकानों पर दबिश दी। सीबीआई और ईडी बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही थी। इसी दौरान एजेंसियों को नगर पालिकाओं के विभिन्न भर्तियों में अनियमितताएं दिखी। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली पुलिस में 11 स्पेशल कमिश्नर और 16 डीसीपी का तबादला कर दिया। इनमें दीपेंद्र पाठक, एचजीएस धालीवाल और रविंद्र सिंह यादव का नाम भी शामिल है। एलजी कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक को सिक्योरिटी यूनिट में ट्रांसफर किया गया है। स्पेशल सीपी क्राइम रविंद्र सिंह यादव अब लॉ एंड ऑर्डर के प्रमुख होंगे।
स्पेशल सीपी HGS धालीवाल को ट्रैफिक जोन 2 में भेजा गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और एनडी गुप्ता ने आज रिटर्निंग ऑफिसर आशीष कुंद्रा से अपना सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। तीनों ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। 8 जनवरी को तीनों ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। दिल्ली की इन 3 राज्यसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी के अन्य सदस्य ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया था। इसी के आधार पर तीनों उम्मीदवारों का निर्विरोध जीतना तय माना जा रहा था। डीआरडीओ ने आज नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परीक्षण सुबह 10:30 बजे ओडिशा के चांदीपुर से किया गया। टेस्टिंग काफी कम ऊंचाई पर एक हाई स्पीड वाले मानव रहित टारगेट पर की गई। परीक्षण के दौरान मिसाइल के टारगेट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। इस मौके पर डीआरडीओ अधिकारियों के साथ वायुसेना के अधिकारी भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ और एयरफोर्स समेत कंपनियों को बधाई दी। उत्तर भारत के राज्यों में ठंड का असर बरकरार है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। राजस्थान के सीकर में तापमान 0 डिग्री के करीब पहुंच गया है। उधर आज सुबह देश के 16 राज्यों में कोहरा दिखा। कोहरे का असर ट्रेनों और फ्लाइट्स पर भी पड़ा है। दिल्ली में 0 विजिबिलिटी के चलते 39 ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर स्टेशन नहीं पहुंच सकी। राजस्थान से आने वाली ट्रेनें 6 घंटे तक लेट हुई। आईएमडी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश की आशंका जताई है। और आइए अब देखते हैं आज की कवर स्टोरीज। हो सकता है कि आपको महाराष्ट्र में HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर के कुछ प्रोडक्ट्स मिलने में अगले कुछ दिनों तक दिक्कत हो, क्योंकि HUL के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कंपनी के मार्जिन कम करने के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि जब तक कंपनी अपना फैसला वापस नहीं ले लेती, तब तक ये विरोध जारी रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिलहाल HUL प्रोडक्ट ताजमहल चाय बेचने से इनकार कर दिया है। साथ ही फूड ब्रांड किसान डिटर्जेंट रिन के बहिष्कार की भी चेतावनी दी गई है। AICPDF यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ने कहा है कि अगर कंपनी फैसला वापस नहीं लेती है तो और भी कई प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जाएगा। आपको बताएं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर किचन से लेकर बाथरूम तक आटा, तेल, घी, चाय, टूथपेस्ट और साबुन, शैम्पू जैसे सैकड़ों प्रोडक्ट्स बनाती है जो सीधे कंज्यूमर से जुड़े हुए हैं। आज हम इस विषय पर बात करेंगे और जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स के इस फैसले से कंज्यूमर पर क्या असर पड़ सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स का फैसला बहिष्कार करने का क्या सही है, इस पर सभी पक्षों की राय समझने की और जानने की कोशिश हम करेंगे। और आपको बताएं, इस पूरी चर्चा में हमारे साथ खास एक्सपर्ट शामिल हैं। उनका परिचय करा देते हैं। धैर्यशील पाटिल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं AICPDF के, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन। और साथ ही हमारे साथ है बेजॉन मिश्रा, फाउंडर हैं पेशेंट सेफ्टी एंड एक्सेस इनिशिएटिव। मैं दोनों ही खास एक्सपर्ट्स धैर्यशील जी और साथ ही बेजॉन जी, आप दोनों का धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले पाटिल जी, आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि जो ये बात सामने आई है HUL के प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की, बॉयकॉट करने की, कि आप उसको नहीं आगे बढ़ाएंगे, नहीं उसको बेचा जाएगा, क्या वजह है, क्या डिमांड है? पाटिल जी, आप म्यूट हैं, अपना साउंड प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा। सॉरी, गुड इवनिंग स्वाति जी। HUL के बारे में जो अभी एजुकेशन चालू है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन का, उसका बेसिक रीजन है कंपनी ने बेसिक मार्जिन जो है वो 60 बेसिस पॉइंट पे कम किया है।
आज की डेट में 3.3% मार्जिन पे हमको काम करने के लिए बोला जा रहा है। इसमें वायबिलिटी कॉस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं निकल रहा है। See, आपको है ना, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर का काम माल बेचना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर का काम है प्लेसमेंट करना। ये सब कंपनियां चाहती है कि हम उनका माल बिकवाए। कि हम एक माल अगर उसका ऑफटेक काउंटर से होगा, उस काउंटर पे माल जाके देख के रखना और उसकी सर्विस करना डिस्ट्रीब्यूटर का काम है। और इसके लिए एक डिजायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना हमको आज बेस मार्जिन मिल रहा है, वो काम बैठ ही नहीं पा रहा है और बैठ ही नहीं पाएगा। बिकॉज इसको अगर आप दो 5 साल पहले ये मार्जिन 4.76 था। 4.76 से इन्होंने ये मार्जिन 3.9 किया और वेरिएबल कमीशन इसमें लेके आए। अब 5 साल में जो हम 4.76 बेस मार्जिन लेते थे, आज एवरेज सब डिस्ट्रीब्यूटर का 4.5 के ऊपर किसी को मार्जिन नहीं मिला है। बिकॉज जो पैरामीटर्स ये लोग लाते हैं, वो पैरामीटर्स ही अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ये सब रीजंस की वजह से कि हमारा कहना है कि बेसिक कॉस्ट निकल जाए, कम से कम उतना मार्जिन हो। पाटिल जी, इसी से जुड़ा हुआ एक बात मैं आपसे जानना चाह रही थी, फिर मैं बेजॉन जी के पास जाऊंगी। ये जो फिक्स मार्जिन जो आपने कहा 3.9% से घटाकर 3.3% कर दिया गया, इसमें जो वेरिएबल मार्जिन है पाटिल जी, उसमें काफी बढ़ोतरी की गई है। वेरिएबल मार्जिन से क्या फायदा है डिस्ट्रीब्यूटर्स को? क्योंकि जैसा हम समझ पा रहे हैं, पे फॉर परफॉर्मेंस इस प्रिंसिपल मॉडल पर कंपनी काम करना चाहती है कि जैसा परफॉर्मेंस होगा उस तरीके से उसका पे होगा। तो जो जब वेरिएबल मार्जिन अगर बढ़ा दिया जाता है तो उसमें क्या दिक्कत है डिस्ट्रीब्यूटर्स को? वेरिएबल मार्जिन में मेजर इज व्हाट उन्होंने देखा है, 0.5 बेसिस पॉइंट जो रखा है इज फॉर टारगेट अचीवमेंट, एंड देन टारगेट इज एट द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द कंपनी ऑफिसर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मेरा ये महीने में 1 करोड़ का टारगेट है, एंड बाय ऑल मीन्स आई हैव रीच्ड टिल 90% ऑफ द टारगेट, for the upper 10% I have to do something so that I can buy that 10 lakh rupees worth of good, otherwise I am losing 1 lakh rupees. So इससे होता क्या है, मार्केट में अंडरकटिंग चल रहा है, people tend to do misuse and mischiefs of this. Second part, कंपनी का सेकेंड टारगेट जो वेरिएबल्स में है इज कवरेज ऑफ आउटलेट, दैट इज इफेक्टिव कवरेज। 97% अगर आउटलेट को कवर करना है मुझे, इनका जो डेटा है बेसिक डेटा में 30% आउटलेट आर नॉट एग्जिस्टिंग एट ऑल, बिकॉज या तो वो बंद हो गए हैं या सेल्समैन को, बिकॉज सेल्समैन भी कंपनी के पेरोल पे है, थर्ड पार्टी पेरोल पे है, उन सेल्समैन से उन्होंने नए आउटलेट्स निकाले हैं, तो आउटलेट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। मेरे डेटा में तो है, और मेरे डेटा में जो 100 आउटलेट्स है उसका 97% आउटलेट को मुझे हर महीने में बिल करना पड़ता है। तो अभी आउटलेट ही नहीं है तो मुझे बिल करना पड़ेगा। अगर मैं बिल नहीं करता हूं तो मेरा इंसेंटिव चला जाता है। अगेन द डिस्ट्रीब्यूटर इज टेंड टू और फोर्स टू डू फॉल्स बिलिंग। उसकी वजह से ये मार्केट जो है गेट्स डिस्टर्ब बाय इट। सो एवरी पैरामीटर विच इज पुट इन बाय दिस कंपनी, उसमें हर टाइम डिस्ट्रीब्यूटर इज स्ट्रेच्ड बियॉन्ड इट्स लिमिट। पाटिल जी, मुझे एक बात बताइए, मैं कंज्यूमर का पक्ष भी जानूंगी क्योंकि कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं बेजॉन मिश्रा सर, लेकिन पाटिल जी मुझे एक छोटी और बात बताइए। जब ये पूरा जो एक मार्जिन जो एक का जो मैकेनिज्म बनाया कंपनी ने, क्या उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स की कोई राय नहीं ली गई? क्या उनसे बातचीत नहीं की गई कि इस तरीके से हम ये प्लान कर रहे हैं, ये मार्जिन का हमारा ये इस तरीके का मैकेनिज्म है या इस मॉडल पर हम काम करना चाहते हैं? क्या डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके फेडरेशन के सहमति के बगैर इसको लागू कर दिया गया? कितने समय से लागू है जिसका अभी आप अब जाकर विरोध कर रहे हैं? इन्होंने 4-5 लोगों से पायलट प्रोजेक्ट करवाया था लास्ट 8 महीने से। अक्टूबर महीने में इन्होंने 100 जगह पर ये लॉन्च किया है। सो वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है इसमें। तो जब ये दिखने लगा कि ये मासेस में जाना वाला है 100 के पास में, बिकॉज
सिर्फ पैरामीटर उनके हैं, कानून उनका है, एग्जाम भी उनका है, और एग्जाम पेपर चेक करने वाले भी वो है। कोई डिस्कशन किसी एसोसिएशन से तो हुआ ही नहीं है, ना कि किसी मेंबर से हुआ है कि तुमको ये मार्जिन आने वाला है। ये तो तब डिस्कशन हुआ जब एआईसीपीडीएफ ने ये मामला दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ये मामला उठाया, तब जाके कंपनी, क्योंकि ये 1 जनवरी से सब जगह होने वाला था। आप मुझे, मतलब मेरा एक सीधा सवाल कंपनी से ये है कि जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड में डिफरेंस है। मॉडर्न ट्रेड ऐसी कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है कंपनी को कि मॉडर्न ट्रेड की जो मार्जिन है इज इनडेफिनेट? द कंपटीशन एंड द फेवरेबिज्म इज डन बाय द कंपनी टू मॉडर्न ट्रेड मोर देन जनरल ट्रेड। जनरल ट्रेड आज के दिन में 85 to 90% उनका बिजनेस कर रहा है, उसके बावजूद दे आर ट्राइंग टू स्क्वीज इन द जनरल ट्रेड। तो आप कह रहे हैं कि आपको कोई फायदा नहीं है अगर ये जो फिक्स मार्जिन है इसको घटा दिया जाए, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को कोई फायदा नहीं है। कंपनी की अपनी अलग इसमें तर्क है, लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग हैं, जो पार्टी है, वो है एंड यूजर, जिसके प्रति चाहे वो कंपनी हो चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो जवाबदेह हैं। वो है कंज्यूमर्स, यानी हम, जिनके पास ये प्रोडक्ट पहुंचना है, जिनको इवेंचुअली इस प्रोडक्ट को यूज करना है। तो बेजॉन सर, इस पूरे मार्जिन के खेल में सर कंज्यूमर्स को क्या मार पड़ी है? नहीं, कंज्यूमर्स तो ऑलवेज ये खोजता है वैल्यू फॉर मनी। हमको कम से कम पैसे में अच्छा गुणवत्ता सामान मिले और हम वो डिसाइड करें हम कैसे खरीदेंगे और किससे खरीदेंगे और कहां से खरीदेंगे। कोई भी व्यापारी मोनोपोली नहीं क्रिएट कर सकता मार्केट प्लेस में, ये समझ लीजिए। आप जबरदस्ती ये नहीं कह सकते हो कि हमको इतना मिलना चाहिए एज कमीशन, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। मार्केट फोर्सेस डिसाइड करता है और कंज्यूमर ऑलवेज ये डिसाइड करता है कि यदि क्वालिटी है, अच्छे गुणवत्ता है उस प्रोडक्ट में, हम उसको खरीदेंगे एज पर एमआरपी प्रिंटेड ऑन द पैकेज। हम एमआरपी लेकर चलेंगे। हमारे लिए एमआरपी एक लक्ष्मण रेखा है। कोई भी व्यक्ति एमआरपी से ज्यादा नहीं बेच सकता है, लेकिन एमआरपी से कम में बेच सकता है। तो यदि कोई रिटेलर अपना मार्जिन को घटा के बेचना चाहते हैं तो वो रिटेलर के ऊपर है। यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटर कम मार्जिन में बेचना चाहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर है। आप लोग सब एक साथ मिलकर, कोई भी व्यापारी एक साथ एक मोनोपोली बनाकर कोई जबरदस्ती ट्रेड नहीं कर सकता है। या तो ट्रेड कंपटीशन पे चलता है या तो ट्रेड गुड प्रैक्टिसेस पे चलता है। तो मेरा ये कहना है कि इन लोगों को बैठकर इस डिस्प्यूट को सुलझा देना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रादर देन बॉयकॉटिंग। क्योंकि आप यदि बॉयकॉट कर रहे हो, आप उपभोक्ताओं के विरोध में जा रहे हो। आप उपभोक्ताओं को ये बिल्कुल। बिजॉन सर, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर आपने बिल्कुल सही बोला कि दोनों ही पार्टीज को एक मत पर आना चाहिए। मुझे एक बात बताइए बिजॉन सर, कि मार्जिन में बढ़ोतरी या घटोतरी, मतलब बढ़ना या कम होना, क्या इसका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस पर इंपैक्ट करता है? जैसे आपने बोला एमआरपी से ज्यादा तो कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, एमआरपी से कम जरूर बेच सकते हैं। अगर कंपनी चाहती है कि वो मार्जिन बढ़ाए, तो क्या उसका इंपैक्ट है वो प्राइस पर भी इवेंचुअली दिखेगा? या डिस्ट्रीब्यूटर अगर चाहता है कि वो ज्यादा मार्जिन पर बेचे, उसका भी पड़ेगा? तो इवेंचुअली जो एक उपभोक्ता है उसको अपने जेब से ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं ऐसे पूरे केस में। आज के दिन में स्वाति जी, हमारे देश में जो कानून है वो है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। सो कोई भी उपभोक्ता यदि कोई भी सामान खरीदते हैं तो वो पैकेज में एमआरपी देखते हुए वो खरीदते हैं और कोई भी व्यापारी उससे ऊपर उपभोक्ता को चार्ज नहीं कर सकता है। अब रहा बात, ये फैक्ट्री से लगकर आता है और ये फैक्ट्री से लगकर इसलिए आता है कि उसी बेसिस पे एक्साइज चार्ज होते हैं, उसी बेसिस पे जीएसटी चार्ज होता है, टैक्सेस उसी बेसिस पे चार्ज होता है। तो अब यदि आप सडनली बोलेंगे, देखिए अभी कॉन्वर्सेशन में एक बात जो निकला सामने आकर कि अब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ई कॉमर्स की तरफ जाएंगे, हम ऑनलाइन खरीदेंगे।
घर बैठे खरीदेंगे, कन्वीनियंस में खरीदेंगे। हम अब घर से निकलकर जाकर मॉल में या हमारे पड़ोसी के दुकान से हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमको कष्ट होता है या इनकन्वीनियंस होता है, या जब हमको मन करता है हम जाता भी है, मॉल में भी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो ये कंज्यूमर का चॉइस के ऊपर है। तो जहां कंपटीशन आएगा और जहां पर अच्छा हेल्दी कंपटीशन आएगा, क्योंकि सरकार देखिए कोई रेगुलेटर तो नहीं बनाया है कि वो बैठकर डिसाइड करे कि कौन कितना मार्जिन लेगा, रिटेलर को कितना मिलना चाहिए, होलसेलर को कितना, ये कोई कानूनी हमारे देश में आज के दिन में नहीं है। एक्सेप्टिंग जो भी आपका प्राइसिंग है वो फैक्ट्री से निकलने के पहले एमआरपी प्रिंट होकर निकलना चाहिए, ये हमारे देश में कानून है और उपभोक्ता इसको अपनाया है। विदेश में क्या है कि जो रिटेलर डिसाइड करता है वही प्राइस में बेचा जाता है, और हमारे देश में क्या है, जो एमआरपी लिख कर आता है उसी प्राइस में बेचे जाते हैं। तो हम सोचते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों को, आपने कुछ वैलिड पॉइंट्स बोले बेजॉन सर कि कंज्यूमर के पास आज के तारीख में बहुत जो है ऑप्शंस हैं। ऑनलाइन लोग खरीदारी पसंद करना चाहते हैं, लोग सुपरमार्केट्स भी जाते हैं, वहां पर रहता है। पाटिल जी, आप कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कंज्यूमर्स इसमें एक जो इम्पोर्टेंट जो एक फैक्टर है यहाँ पर, उनको तकलीफ हो रही है इस पूरे कंफ्यूजन से, या जो आप दोनों ही पार्टी के बीच में जो इस वक्त एक रार चल रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब आई वुड लाइक टू करेक्ट विजय जी। सी एमआरपी से ही माल आता है और एमआरपी पे ही माल बिकता है। सी द एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द कंपनी। हमारा रेट कंपनी तय करती है, किस स्टॉक में जाके कैसे माल कहाँ बेचना है, किसको बेचना है, क्या लाइंस में बेचना है, रूट कैसा होगा, कितने बजे जाना है, सेल्समैन ने क्या जाके बात करना है, एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड बाय द कंपनी। यहाँ तक कि हमारा जो बिलिंग बनता है वो भी कंपनी के सॉफ्टवेयर के ऊपर बनता है। सो वी आर एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ एनी कंपनी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। सो द प्राइसिंग जो है, ये प्राइसिंग 100% इट इज डिसाइडेड बाय द कंपनी कि किस प्राइस में ये स्टॉक हमको आएगा, किस प्राइस में हमको रिटेलर को ये माल बेचना है, एंड बट ऑब्वियस है रिटेलर को एमआरपी पे माल बेचना होता है। सो एज फार एज द कंज्यूमर इज कंसर्न, कंज्यूमर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं गिरने वाला है। इफेक्ट जो है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वी आर 4.5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्रॉस द कंट्री, और हमारे एन एवरेज 80 to 90 लाख एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं हमारे पास में, जिनका उदर निर्वाह इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे है। और ये नहीं है कि 3% का इशू है, सिर्फ 3% इज द बेस ऑफ द मार्जिन। ये काम करने के लिए 3.9 जो आज के डेट में इन्होंने बोला है, इसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करते हैं, इसमें हम हमारे गोडाउन्स मैनेज करते हैं, बैंक इंटरेस्ट मैनेज करते हैं, सैलरीज मैनेज करते हैं, और उसके साथ में हम लोग इसमें प्रॉफिट भी कमाते हैं, बिकॉज ये हमारा बिजनेस है। जो मार्जिन आज कंपनी ने मार्जिन है वो नाकाफी आपको लग रहा है। मुझे पाटिल जी एक बात बताइए कि 2 साल पहले भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, और सेम कंपनी के साथ संगठन की ऐसी स्थिति हुई थी जिसमें वही प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की बात चल रही थी, लेकिन फिर बाद में उसको वापस ले लिया गया। अभी क्या रास्ते खुले हैं आपकी तरफ से कंपनी से बातचीत के, और किस तरीके से आप, अगर नहीं एक राय पर बात बैठती है, तो फिर आगे क्या रास्ता फेडरेशन जो है वो लेने की सोच रही है? ये बॉयकॉट करना या ये सेल्स नॉन कोऑपरेशन करना इज अ लास्ट रिजॉर्ट फॉर अस। आज भी हमने क्या किया है, ये स्टार्टेड विद वन प्रोडक्ट, बिकॉज लास्ट 10 दिन से हम चाहते थे कि कंपनी हमसे बात करे, एटलीस्ट लिसन टू अस कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो कंपनी के दबाव में होता है, इसीलिए तो एसोसिएशन रहती है। तो वी एक्ट एज अ आर्बिट्रेटर फॉर द कंपनी, बट कंपनी ने बात करना नहीं चाहा। लास्ट टाइम भी क्या हुआ था, देयर वर मॉडर्न ट्रेड कंपनीज सेलिंग द स्टॉक्स बिलो द लैंडिंग कॉस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर। तो पिछले टाइम का एजिटेशन अलग था, ये टाइम का एजिटेशन अलग है। तो कहां पर प्रोडक्ट्स आप कह रहे हैं कि फिर आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से, अगर बात नहीं मानी जाएगी? सुपरमार्केट्स में, किराना स्टोर, कहां पर आप सोच रहे हैं कि बॉयकॉट की स्थिति हो सकती है?
आज के डेट में ऑन अ प्रोडक्ट प्रोस्पेक्ट कंपनी को ये पता चले कि हम डिस्ट्रेस में हैं, हमने कोशिश करी लीगल मैटर से कि भाई आप हमसे बात करिए, लेकिन आज तक कंपनी ने पिछले 10 दिन से कुछ बात नहीं करी। सो एज अ प्रोटेस्ट वी वांट टू शो यस वी आर इन डिस्ट्रेस, द मेंबर इज इन डिस्ट्रेस। इसके बावजूद अगर ना करिए, आज तो ये महाराष्ट्र में अगले आने वाले 8 दिन में ये अलग अलग स्टेट्स पे चलता जाएगा एंड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये पूरा देश में पड़ा। वी हैव डन अ प्रोग्राम जिसमें पहले तो हम ताज पे नॉन कॉपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद में वील अगेन फ्रॉम 25th we'll try to do it on किसान, then again on the third product that is RIN। so step by step हम जा रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि एक ही दिन में पूरा माल बंद कर दे। See, we are traders, we are not some kind of union or this thing। so हम traders है, eventually we want to do business with you, but yes, जब हमारे को दर्द हो रहा है and we know because we have been come here since ages, ये मार्जिन पे मार्जिन कम, दिस इज द थर्ड मार्जिन कट इन लास्ट 15। सिलसिलेवार तरीके से आप अपने विरोध को आगे दर्ज कराएंगे। पहले महाराष्ट्र से शुरू होते हुए देश भर तक ये विरोध जारी रह सकता है अगर बात नहीं मानी गई और आपकी बात नहीं सुनी गई। बिजॉन सर, जैसे आपने बोला कि किसी तरीके का कोई रेगुलेशन नहीं है इस मार्जिन के पूरे खेल में, लेकिन क्या होना चाहिए इस तरीके के जो सिचुएशंस है, स्थिति है, फिर से उत्पन्न ना हो? क्या आपको लगता है ऐसा विवाद दोबारा ना उठे तो कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम होने चाहिए? कैसे हो सकते हैं? नहीं, हम सोचते हैं कि कंपटीशन इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द कंज्यूमर। हमारे बंधु जो बताए, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो सालों से इस बिजनेस में हैं, उनको मालूम है कि अब हमको कंपटीशन में उतरना होगा, हमारा खर्चा को कम करना होगा, हमारा थिन मार्जिन में काम करना होगा। यू सी, क्योंकि कंपटीशन ब्रिंग्स इन डेवलपमेंट, कंपटीशन ब्रिंग्स इन न्यू ऑप्शंस। तो लोगों को ये सोचना होगा कि हम एक झगड़ा खड़ा करके व्यापार नहीं कर सकते हैं, हमको नया नया तरीका ढूंढना होगा। जैसे ई कॉमर्स क्यों आया? ई कॉमर्स इसलिए आया क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट इतना बढ़ रहा था कि लोग दुकान खोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसके भाड़ा बहुत ज्यादा हो रहा था, लैंड कॉस्ट बहुत बढ़ रहे थे, वेयर हाउसिंग एक खड़ा करना कोई मामूली बात नहीं है। तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए अब ई कॉमर्स आया, जहां कई लोग मिलकर वेयर हाउसिंग चला रहे हैं, कई लोग मिलकर मल्टी ब्रांड मार्केटिंग कर रहे हैं। केवल एक ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो कई ब्रांड्स का है। सो एक कंपटीशन उतर के आया है, जिसके चलते मैन्युफैक्चरर ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर शुड प्रिवेल, द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर जिसका वॉल्यूम अच्छा है, जो अच्छा बिजनेस दे पा रहे हैं, जो टारगेट मीट कर रहे हैं, जो वॉल्यूम्स ला रहे हैं, कंज्यूमर के साथ एक मतलब रिटेलर के साथ एक अच्छा संबंध बना के रख रहे हैं, उनको मतलब हम और बढ़ावा दें और उनको इंसेंटिवाइज करें। सो इट इज ऑल ऑन परफॉर्मेंस। आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि इट इज अ परफॉर्मेंस ड्रिवन काइंड ऑफ अ कमीशन जो कंपनी आगे ला रहा है। तो मेरा ये कहना है कि कंपनी का एक्चुअली ये फ्रीडम है, वो मार्केट फोर्सेस देखते हुए अपना प्राइसिंग डिटरमाइन करता है। कोई भी मैन्युफैक्चरर ये नहीं चाहेगा कि हम अपना बिजनेस। तो बिजॉन जी कह रहे हैं कि मार्केट लिंक्स, परफॉर्मेंस लिंक्ड, कंज्यूमर को बेनिफिट देने वाले जो प्रैक्टिसेस हैं वो आगे बढ़ने चाहिए। पाटिल जी, एक छोटा जवाब हाँ या ना में मैं आपसे चाहूंगी, क्या बातचीत के रास्ते खुले हैं? आप कितना जल्द कंपनी से फिर से बात करेंगे जिससे कि इस पूरे मसले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए और ये बात आगे ना बढ़े? छोटा जवाब सर, बहुत छोटा जवाब। We are waiting for the company to answer. We are always ready for a discussion and negotiation. And yes, we are there to service the market. The way Indian distributors are servicing the economy of India, nowhere else in the world it has been done like this. Thank you. जी बिल्कुल। तो AICPDF जो कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन, उसका कहना है कि वो HUL से बातचीत करने को पूरी तरह तैयार है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, हो सकता है कि वो आगे अपना विरोध जारी रखे। और बेजॉन मिश्रा जी, उनका ये कहना है कि ये एक जो मार्केट प्रैक्टिसेस है, ये एक कंपटीशन का मार्केट है और यहाँ पर हर किसी को हक है अपना परफॉर्मेंस लिंक्ड और कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए जो मैन्युफैक्चरर्स है वो डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से
वो अपने सामान को एंड यूजर्स तक पहुंचाए। दोनों ही खास एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद हम करेंगे। और अब बात बिजनेस से जुड़ी उन तमाम खबरों की जो सुबह से लेकर शाम तक रही सुर्खियों में। सरकार ने संसद के बजट सत्र की आधिकारिक घोषणा कर दी है। बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। यह 17वीं लोकसभा का आखिरी बजट होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल 16 का खत्म हो रहा है और इसलिए आम चुनाव की घोषणा से पहले वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है, इसलिए आम चुनाव की घोषणा से पहले 17वीं लोकसभा का संभवतः आखिरी सत्र होगा। जोशी ने कहा कि अंतरिम बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। आईटी कंपनी विप्रो ने आज अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान किया। कंपनी का इस दौरान तिमाही आधार पर कंजो मुनाफा 2,646 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,694 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 2,600 करोड़ रुपए मुनाफे का अनुमान दिया था। तीसरी तिमाही में विप्रो की कंजो आय जी बिजनेस के अनुमान के मुताबिक ही रही। इस दौरान कंपनी का अट्रिशन रेट तिमाही आधार पर 15.5% से घटकर 14.2% पर आ गया। अक्टूबर-दिसंबर में कंपनी ने कुल $380 करोड़ की डील जीती है। विप्रो ने ₹1 प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। आईटी कंपनी HCL टेक ने भी आज अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान किया। इस दौरान कंपनी ने अनुमान से अच्छे नतीजे पेश किए हैं। तिमाही आधार पर कंपनी का कंजो मुनाफा 3,832 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,350 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने 4,100 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। HCL टेक की कंजो आय भी 26,672 करोड़ रुपए से बढ़कर 28,446 करोड़ रुपए रही। कंपनी ने ₹12 प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज कंपनी HDFC लाइफ ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया। इस दौरान कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 16% बढ़कर 365 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 315 करोड़ रुपए रहा था। सालाना आधार पर कंपनी का नेट प्रीमियम आय 6% बढ़कर 15,235 करोड़ रुपए रहा। HDFC लाइफ का सॉल्वेंसी रेशियो सालाना आधार पर 209% से गिरकर 190% पर आ गया है। अप्रैल-दिसंबर के दौरान कंपनी का VNB मार्जिन 26.5% पर बरकरार रहा है। महाराष्ट्र में हिंदुस्तान यूनिलीवर उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच ठन गई है। महाराष्ट्र में डिस्ट्रीब्यूटर्स इस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा वो महाराष्ट्र में HUL के कुछ प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करेंगे। वो पहले ताजमहल चाय प्रोडक्ट से बॉयकॉट की शुरुआत करेंगे। इसके बाद अगर कंपनी नहीं मानती तो दूसरे प्रोडक्ट्स का भी बॉयकॉट किया जाएगा। दरअसल कंपनी ने अक्टूबर में फिक्स मार्जिन में 60 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी और वेरिएबल मार्जिन 130 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया था। डिस्ट्रीब्यूटर्स पुराने मार्जिन स्ट्रक्चर यानी 5% बेसिक मार्जिन की मांग कर रहे हैं। मैक्लारेन ने अपनी नई 750S को भारत में उतार दिया है। ये CBU यानी पूरी तरह विदेश में तैयार इंपोर्टेड मॉडल है। इस सुपर कार के लिए आपको 5 करोड़ 91 लाख रुपए चुकाने होंगे। ये कार सिर्फ 7.2 सेकंड में 0 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। मैक्लारेन 750S को पावर देने के लिए 4.0 लीटर ट्विन टर्बो फ्लैट प्लेन V8 इंजन है। इसमें अपने पिछले मॉडल की तुलना में 20% बड़ा सक्रिय रेयर विंग स्पॉइलर भी मिलता है। दिसंबर में रिटेल महंगाई दर में मामूली बढ़त देखने को मिली है, हालांकि ये अनुमान से कम है। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 5.69% रही, जबकि उसके पिछले महीने यानी नवंबर में 5.55% रही थी। दिसंबर में जी बिजनेस से रिटेल महंगाई दर 5.9% रहने का अनुमान दिया था। अच्छी बात यह है कि इस दौरान कोर महंगाई दर 4.1% से घटकर 3.9% पर आ गई। हालांकि खाद्य महंगाई दर 8.7% से बढ़कर
9.53% रही। इस दौरान सब्जियों की महंगाई में भारी उछाल देखने को मिला और ये 17.7% से बढ़कर 27.6% पर पहुंचा। और अब खबरें श्रीराम महोत्सव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक ऑडियो मैसेज जारी किया है। पीएम मोदी ने कहा कि वो आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जैसे पुण्य अवसर के साक्षी बन रहे हैं। आपको बताएं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है, जिसे लेकर अयोध्या में तैयारियां जारी हैं। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण, चारों दिशाओं में राम नाम की धून, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने प्राण प्रतिष्ठा पर बयान दिया है। एक पत्रिका के साथ चर्चा में लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि हमें पता था कि राम मंदिर की यात्रा आंदोलन का रूप लेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी रथ यात्रा में सहायक थे और पूरी यात्रा के दौरान उनके साथ रहे। साथ ही लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बनेगा, ये नियति ने पहले ही तय कर लिया था। आडवाणी ने कहा कि इसका श्रेय राम भक्तों को जाता है। अपने संदेश में उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन में अटल जी की कमी खलेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के नेताओं ने 2024 से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की और इसी बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के नेताओं से कहा, कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग जाना चाहिए। उन्हें राम मंदिर पर लिए गए पार्टी के फैसले से मायूस होने की जरूरत नहीं। पार्टी के नेता सभी धर्मों के सम्मान का संदेश दें। जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। ये आप ही के पेपर में आप पढ़ लीजिए। मैं ये तो 6 तारीख क्लियर किया हूँ, फिर भी उसको पलट पलट के हम पे इतने वार करना ये ठीक नहीं है। ये एक कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की और बीजेपी यही मुद्दे को बार बार उठा रही है। आइए अब आपको लिए चलते हैं मुंबई और दिखाते हैं कैसे राम का नाम यहां चारों ओर गूंज रहा है। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मुंबई में भी उत्साह है। यह राम लला के मंदिर की रेप्लिका की डिमांड अचानक बढ़ गई है। अभी तक गणपति की मूर्तियां बनाने वाले भी राम की मूर्तियां और उनके मंदिर का मॉडल बनाने में जुटे हैं। देखिए मुंबई से हमारे संवाददाता नीलेश शुक्ला की रिपोर्ट। अयोध्या में निर्माण हो रहे भव्य राम मंदिर को लेकर देश दुनिया भर में राम भक्तों के बीच जोश और उत्साह देखने मिल रहा है और इसी का जो प्रभाव है वो विभिन्न मार्केटों में भी देखने मिल रहा है, जहां पर भगवान राम से जुड़ी जो वस्तुएं हैं उनकी भारी बिक्री देखने मिल रही है। इस वक्त हम मुंबई के एक ऐसी ही मूर्ति की दुकान में पहुंचे हैं जहां पर भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की जो प्रतिमाएं हैं उनकी डिमांड में अचानक से एक बड़ा इजाफा देखने मिल रहा है। राम दरबार हो या अकेले प्रभु श्री राम की मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उसकी भारी डिमांड देखने मिल रही है। और इसी के साथ साथ जो विशेष डिमांड इस बार देखने मिल रही है वो है निर्माणाधीन
राम मंदिर। हमारे साथ बात करने के लिए इस दुकान के मालिक हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर राम मंदिर निर्माण के साथ इस बार उनके बिजनेस में कितना और कैसे इजाफा देखने मिला है। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उसको लेकर देश दुनिया भर में राम भक्त उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपकी दुकान में किस तरीके की जो डिमांड है मूर्तियों की, प्रतिमाओं की, वो देखने मिल रही है? राम मंदिर की डिमांड 15-20 दिन से बहुत ज़्यादा है और अपने राम दरबार है, हनुमान है, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। सर, हम देख रहे हैं आपने यहाँ पर जो राम मंदिर बन रहा है उसकी प्रतिमाएं भी रखी, उसकी 3D मॉडल भी बनाकर रखे हैं। क्या ये इस बार विशेष डिमांड की जा रही है, गोल्ड प्लेटेड या सिल्वर प्लेटेड, इस किस्म की भी? गोल्ड प्लेटेड की डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड इतनी ज़्यादा है कि प्रोडक्शन से 3 गुना ज़्यादा डिमांड है। हमारे साथ कुछ ग्राहक भी हैं जो दुकान में यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, भगवान राम का मंदिर जो है अयोध्या में निर्माण हो रहा है, आप सब यहाँ पर उसके मॉडल लेने पहुंचे हैं, उसकी प्रतिमाएं लेने पहुंचे हैं, क्या कुछ विचार हैं आपके मन में? हमारे मन में यही है कि हम तो वहाँ पे अयोध्या नहीं जा सकते, तो राम की प्रतिमा लेके घर पे ही हम 22 तारीख को अपना एक प्राण प्रतिष्ठापन घर पे करेंगे, वही हमारी भावना है और कुछ नहीं है। वो इसलिए आए, राम की प्रतिमा, सीता राम दरबार जो भी अच्छा लग रहा है वो ले रहे हैं हम लोग। इसी तरीके की जो तस्वीर है वो देश भर से देखने मिल रही है, जहाँ जो राम भक्त हैं वो 22 जनवरी के दिन भले अयोध्या ना पहुंच सकें, लेकिन अपने घरों में, अपने अपने शहरों में जो राम दरबार है उसे जुटाने में जुटे हैं, चाहे वो घर पर दिए जलाकर हो या इस तरीके के जो 3D मॉडल्स हैं भगवान राम की प्रतिमा हो, उसका जो है वो घर में उन्हें विराजमान कर रहे हैं। कई सारे लोग घरों में इन मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं ताकि भगवान राम का आशीर्वाद उन्हें अयोध्या से मुंबई तक मिलता रहे। कैमरा पर्सन सुमेश के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई। इतिहास पढ़ा तो बहुत होगा आपने, लेकिन क्या कभी इतिहास बनते देखा है? जी हाँ, आप और हम बनेंगे इतिहास बनने के साक्षी। 22 जनवरी को अयोध्या में होगी श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। पूरी दुनिया में मनाया जाएगा ये भव्य उत्सव। आप और हम देखेंगे जी बिजनेस पर श्री राम महोत्सव। देश का सबसे लंबा सी ब्रिज आम जनता के लिए शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने मुंबई में इस पुल का उद्घाटन किया। इस पुल का आधिकारिक नाम अटल सेतु रखा गया है। ये पुल करीब 21 किलोमीटर लंबा है। इस पुल के बनने से 2 घंटे की दूरी अब घटकर केवल 20 मिनट रह जाएगी। मुंबई का तेजी से कायाकल्प हो रहा है। मुंबई के विकास को गति देने के लिए पीएम मोदी ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी सिवड़ी नावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम ने ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली अंडरग्राउंड टनल की भी आधारशिला रखी। मुंबई को मिलने वाली इन सौगातों से न केवल मुंबई के लोगों को हैवी ट्रैफिक से निजात मिलेगी, बल्कि प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी अटल सेतु की। 6 लेन वाला ये ब्रिज 21.8 किलोमीटर लंबा है। समंदर पर बना भारत का ये अब तक का सबसे लंबा पुल है। इस पुल को तैयार करने में 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। ये मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सीधे जोड़ेगा और मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा के समय को भी कम करेगा। ये मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। 70,000 से अधिक वाहनों की हर रोज इस पुल से आवाजाही होगी। इस पुल के शुरू होने से मुंबई और नवी मुंबई के बीच की दूरी को सिर्फ 20 मिनट में पूरा किया जा सकेगा, जहां पहले 1.5 घंटे लगते थे। एक तरफ की यात्रा के लिए टोल 250 रुपए रखा गया है, जबकि आने और जाने दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इसके लिए लोगों को 375 रुपए चुकाने होंगे। प्रधानमंत्री ने नवी मुंबई के मेट्रो 1 रूट का भी ऑनलाइन उद्घाटन किया। बेलापुर से पेंडार के बीच चलने वाली इस मेट्रो रूट पर कुल 11 स्टेशन हैं। इस परियोजना में करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हालांकि नवी मुंबई के मेट्रो 1 रूट का संचालन बगैर उद्घाटन के 17 नवंबर से ही शुरू कर दिया गया था, जिसका आज पीएम मोदी ने विधिवत उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने ईस्टर्न फ्रीवे के ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली भूमिगत सड़क सुरंग की आधारशिला भी रखी। करीब 9.25 किलोमीटर लंबी सुरंग को तैयार करने में 8,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आने का अनुमान है। इस सुरंग के बन जाने से न केवल हैवी ट्रैफिक से बचा जा सकेगा, बल्कि यात्रा में लगने वाला समय भी कम होगा। वहीं भारी जाम से निजात दिलाने में बोरीवली ठाणे ट्विन ट्यूब टनल की भी बड़ी भूमिका होगी। उम्मीद की जा रही है कि इसका संचालन 2029-30 तक शुरू हो जाएगा।
इसके बन जाने से बोरीवली से ठाणे जाने का समय जो करीब 1 घंटा लगता था वो महज 15 मिनट हो जाएगा। इस ट्विन ट्यूब टनल की कुल लंबाई पौने 12 किलोमीटर के करीब होगी। मुंबई को मिलने वाली इन सौगातों से आने वाले दिनों में जो कायाकल्प होगा उसका ट्रैफिक को कंट्रोल करने में बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब करते हैं बाजार की बात। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। बाजार के प्रमुख इंडेक्स नए शिखर पर बंद हुए। इंट्राडे में पहली बार सेंसेक्स 72,720 और निफ्टी 21,928 के लेवल को छूता नजर आया। और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 847 अंक ऊपर 72,568, निफ्टी 247 अंक चढ़कर 21,894 के लेवल पर बंद हुआ। बाजार में आज खास तौर पर आईटी शेयरों में खरीदारी से जोश रहा। इंडिया 360 डिग्री में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।